और लिस्ट से पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बता देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, काम कैसे करता है, कैसे वर्किंग करता है, ये सारी चीजें हम लोग पहले जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की कहानी क्या है, मैं आज कहानी समझा देता हूँ, मैं पढ़ा नहीं रह जाता क्योंकि मेरे को पता है सारे लोग आ नहीं रहे, कुछ लोग अभी भी गायब है, क्योंकि 20 के आसपास कैंडिडेट है इसमें, 6-7 लोग अभी गायब है। तो हम एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं पूरा कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ कैसे था। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी मेमोरी आप स्टोरेज कर रहे हो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक मेमोरी लोकेशन ये बनाई और एक मेमोरी लोकेशन आपने ये बनाई, फिर एक मेमोरी लोकेशन आपने ये बनाई, ठीक है। ओके, कहाँ गया, ये लोकेशन आई आपके पास। अब सपोज लोकेशन है कौन कौन सी हमारे पास, सपोज दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जी। एक प्रैक्टिकली फॉर्मेशन में हम लोग इसको समझेंगे कि रियल टाइम फेस पे ये चीजें कैसे होती है। सपोज इसका एड्रेस 23 है, इसका एड्रेस 64 है, और इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी डाल दिया मैंने 45। तो अभी आप देख रहे हो मेरे पास 3 मेमोरी लोकेशन है अलग अलग, ठीक है। तीनों के डेटा टाइप फॉर्मेट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि ये डायनेमिक फॉर्म पे है तो अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं। अब कुछ किसी का एड्रेस 23 है, किसी का 64 है, किसी का 45 है, बट ये मेमोरी लोकेशंस कैसी है, टेम्परेरी है सारी की सारी, और कॉन्टिन्यूस तो है नहीं कहीं से, क्योंकि कोई मेमोरी लोकेशन 23 है, कोई 45 है, किसी का मेमोरी लोकेशन कुछ और, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें प्रॉब्लम थी कि अगर मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है तो हम क्या इजीली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम कैसे आई कि सपोज दिस इज योर ग्रिड सिस्टम जिसके अंदर आपका ये मेमोरी एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आई, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये समझ लो ये एक रैम है आपकी, ओके। इसमें छोटे 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 जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंक बॉक्सेस, दीज आर व्हाट, मेमोरी लोकेशन। हो सकता है किसी ने कोई डेटा वैल्यू आपकी यहाँ पर डाली 10, ठीक है, क्या डाल दिया यहाँ पर 10 एंटर कर दिया, और दूसरा जो 20 एंटर हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब हम इस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं एक्स वाई जी ऐसे करके, तो ये मेमोरी लोकेशन कुछ भी अलग अलग आती है। तो सपोज 23 किसी और मेमोरी लोकेशन पर गई। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वही हो गया कि सपोज आपका रूम है और आपके रूम की अलमीरा जो है वो पूरे तरीके से इधर उधर बढ़ी हुई है, मैच्ड है, और आपको एक पर्टिकुलर आइटम पिकअप करना है उसमें से, तो आप ढूंढ तो लोगे लेकिन आपको क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि अगर हम जब हम इसमें स्टोरेज देते हैं किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम इसमें भी कोई स्टोरेज बना रहे होते हैं तो आप देखोगे तो ये कुछ कैसा हो रहा है, स्कैटर्ड फॉर्म में आता है। स्कैटर्ड फॉर्म मतलब फैला हुआ आता है, कभी इधर कोई मेमोरी, इधर कोई मेमोरी, इधर। तो हम इसमें रैंडम एक्सेस इजीली नहीं परफॉर्म कर सकते, हमें वो पर्टिकुलर मेमोरी ढूंढने के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड स्पेंड करना पड़ता है। अब प्रोसेस क्या थी, अब एक इशू ये आ गया था कि भाई मेमोरी एक फॉर्म में नहीं मिल रही, तो हम नेक्स्ट मेमोरी को कॉल कैसे करें, हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उसे कॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट अनदर फॉर्मेट इज व्हाट, कि सपोज किसी ने बोला कि मुझे यहाँ पे 10 प्रोसेस करना है, यहाँ पे मुझे 20 प्रोसेस करना है, यहाँ पे मुझे 30 प्रोसेस करना है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया, अगर मेरे को 10 20 30 प्रोसेस करना है तो मैंने क्या बोला कि इसको आप अलग स्टोर करो, इसको अलग स्टोर करो, इसको अलग स्टोर करो। अभी तक यही सिखाया मैंने, है ना, कि सारी मेमोरी अलग अलग स्टोरेज करके एक्सेस करो। अब अलग अलग मेमोरी अगर प्रोसेस होगी तो उनका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग रहेगा। तो सपोज एक्स का टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, हर वेरिएबल का 1 1 सेकेंड है, तो कितना सेकेंड तक गया हमारा, 3 सेकेंड गया पूरा। यानी कि ये वही बात हो गई कि हम घर से चले और सपोज जैसे मैं अलग आया ऑफिस, आधा घंटा मेरा, मेरे साथ में एक और पर्सन है वो अलग ऑफिस आया, आधा घंटा उसका, टोटल कितना टाइम स्पेंड करा हमने दोनों ने आने में, दोनों को आना कहा था एक ही जगह पे।
तो हम उसमें क्या कर सकते थे, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, क्या करते हैं आप लोग ऐसी सिचुएशन में, सारे का सारे एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही से डेटा स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट क्रिएट हुआ। डेटा स्ट्रक्चर ने बोला जब आपको एक जैसी वैल्यू फॉलो करनी हो, कैसी, एक जैसी, मेरे को 10 20 30 फॉलो करना है, या मुझे इसी टाइप का डेटा आगे प्रोसेस करना है, तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। अब मैंने 3 वैल्यूज प्रोसेस करनी थी, मैंने एलोकेशन अलॉट कर लिया। अब मुझे एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने आया, ठीक है, एक वेरिएबल आया, और वेरिएबल आने के बाद अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो एक ही नाम से आ रहा है, मैंने एक्स नाम से इसको दे दिया। किस नाम से दे दिया, एक्स नाम से दे दिया। मैंने इसके अंदर 10 और क्या लिख दिया, 20, एंड उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया 30। तो ये डेटा हमने इसके साथ में प्रोसेस किया। अब देखो 3 वेरिएबल को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड, एक सेकेंड काउंट कर रहे थे। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक, तो एक बार में उसको पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन डेटा कितना प्रोसेस हो गया, इश्यू सॉल्व, टाइम बचा लिया हमने यहाँ पे। तो डेटा स्ट्रक्चर एक पॉसिबिलिटी आपको देता है कि आप एक साथ मल्टीपल डेटा एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब सपोज इसका अगर 10 है मेमोरी लोकेशन, और 10 10 का डिफरेंस लेके अगर चल रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट मेमोरी 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 कर देते हैं। इसका मेमोरी लोकेशन कितना हो गया, 15, और इसका मेमोरी लोकेशन कितना हो गया, 20। तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट मिल गया कि पहले का 10 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 20 है। तो हमें पता है कि इस तरीके से हम स्टोरेज करके उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या हो जाते हैं, इसमें बेनिफिट ये हो जाता है, एक तो आपको कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मिल गई, तो रैंडम एक्सेस दे सकते हो। पेज नंबर अगर बुक में पता है तो आप क्या करोगे, टॉपिक ढूंढ सकते हो। अगर पेज नंबर नहीं पता है तो क्या करोगे, पूरे बुक सर्च आउट करनी पड़ेगी, मिलेगा टॉपिक लेकिन बहुत टाइम लेके मिलेगा, ठीक है। तो वो केस में हो रहा था, वेरिएबल वाले में इश्यू हो रहा था। अब प्रॉब्लम कहती है कि एक जैसी वैल्यू प्रोसेस करनी है आपको, तो क्या करो, एक साथ प्रोसेस कर दो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक एरे टाइप का बनाया और उसके अंदर प्रोसेस डाल के हमने उसको एक साथ प्रोसेस कर दिया। तो क्या हुआ, जो टाइम पीरियड हम 3 सेकंड में खराब कर रहे थे, वो टाइम पीरियड कितने सेकंड में कर लिया हमने, 1 सेकंड में प्रोसेस कर लिया। सिस्टमैटिकली अरेंज है हमारी सारी मेमोरी, सिस्टमैटिकली अरेंज है, तो रैंडम एक्सेस भी हम प्रॉपर दे सकते हैं उसको। ये दो चीजें क्लियर हो गई। ये वैसी स्टोरी हो जाती है जैसे अंडे वाली की स्टोरी होती है। एक अंडे वाला था, उस अंडे वाले को 10 ऑर्डर आए, उसके बाद बाउल था छोटा वाला, एक बार में एक अंडा बॉईल कर सकता था, उसका दिमाग यही कर रहा था। तो उसने क्या करा, एक अंडा एक बार में बॉईल कर रहा था, एक अंडे को 10 मिनट लगते, तो 10 अंडे सर्व करने में उसे 100 मिनट लग रहे थे, ठीक है, 10 × 10। फिर उसने दिमाग लगाया कि मैं एक एरे बना लेता हूँ। एरे मतलब एक पूरा का पूरा एक बड़ा मेमोरी लोकेशन ले लेता हूँ जिसके अंदर 10 के 10 अंडे इकट्ठे डालूं, ऐसा कुछ सिस्टम बना लेता हूँ। तो हमने भी मेमोरी लोकेशन वैल्यूज के साथ में यही करा, हमने वैल्यू के साथ में क्या करा, एक बड़ा सा मेमोरी लोकेशन ले लिया, उसी में सारी मेमोरी डाल, सारे डेटा डाल, और उसने क्या करा, उस अंडे को इकट्ठा हुआ है, तो हमने भी क्या करा, एक साथ ही प्रोसेस किया हुआ है सब। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के पीछे सिर्फ एक दो रीजन होता है, एक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ठीक है, दूसरा आपका प्रोग्राम में मल्टीपल वैल्यूज हो, आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, तीसरा आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, चौथा आपको रैंडम एक्सेस अवेलेबल मिल जाता है। रैंडम एक्सेस यानी कि कोई पर्टिकुलर मेमोरी आपको कभी भी किसी भी टाइम पे पिकअप करनी है वो आप कर सकते हो, या आपको किसी भी लोकेशन पर पर्टिकुलर मेमोरी पर कोई डेटा डालना हो वो भी आप कर सकते हो, किसके थ्रू, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। लेकिन ये वेरिएबल में पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, डेटा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ा, जिसकी वजह से हम ये सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होता है किसका, डेटा स्ट्रक्चर का, और डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर प्रोग्रामिंग के अंदर। आप जितने भी डेटा सेट डेटा साइंस में प्रोसेस करोगे तो वो सारे के सारे क्या है, डेटा सेट फॉर्मेट है,
किसी ना किसी अलाइनमेंट, किसी ना किसी फॉर्मेट में, यानी कि 2D फॉर्मेट में आपको डेटा आता है हमेशा। एक्सेल में डेटा कैसे आता है? 2D फॉर्मेट में आता है। तो सारा डेटा आपका कैसे प्रोसेस करेगा? 2D फॉर्मेट में प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये छोटी सी स्टोरी थी किसकी? डेटा स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने आपको एरे बताया था। लेकिन पाइथन एक डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके डेटा स्ट्रक्चर सारे के सारे हेटेरोजेनियस होते हैं और डायनेमिक होते हैं। आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से वो प्रोसेस कर जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पाइथन में यूज होता है। लिस्ट और डिक्शनरी, ये दो डेटा स्ट्रक्चर, वैसे चार हम लोग स्टडी करेंगे, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लिस्ट एंड टपल के बारे में। तो पहले लिस्ट के बारे में पूरा समझ लेते हैं, लिस्ट क्या करता है। पहला, लिस्ट का फॉर्मेट। ये लिस्ट का पहचानने का एक ही तरीका है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको टाइप चेक करना पड़ेगा तो बताएगा, लेकिन आप देख के चेक करना चाहते हो तो कोई भी डेटा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अगर स्टोर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, सेकंड, इसका डेटा हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब हर टाइप का डेटा, मतलब डेटा टाइप कोई से भी हो, वो कोई भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। रैंडम एक्सेस इसमें अलाउ होता है। रैंडम एक्सेस मतलब किसी भी टाइम पे कोई भी डेटा रैंडमली आप इसमें पिकअप कर सकते हो। दूसरा फॉर्मेट, आप चेंजेबल होता है। इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड व्हाट? म्यूटेबल। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा किसी भी पॉइंट पे आप इसको चेंज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मतलब 1 2 3, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास चैप्टर नंबर्स होते हैं या पेज नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? इंडेक्सिंग। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, हेटेरोजेनियस, रैंडम एक्सेस, चेंजेबल, म्यूट। ठीक है, इंडेक्सिंग। और क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है ये, मतलब अगर कोई वैल्यू दो बार फॉर्मेट पे लिखी हुई है उसको ये अलाउ करेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, इंडेक्सिंग हो गई। नहीं, वो स्लाइसिंग तो पार्ट हो गया उसका, उसका फीचर की बात कर रहा हूँ। चेंजेबल भी हो गया। आई थिंक इतना अपन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन आगे देखेंगे, कुछ काम करते समय भी हमें याद आ जाए शायद। ठीक है, हेट्रोजेनियस, रैंडम एक्सेस, चेंजेबल, इंडेक्सिंग, डुप्लीकेट, अलाउ। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैंने एक lt नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू किया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया। पहला पॉइंट हम फिक्स करेंगे कौन सा? हेट्रोजेनियस वाला। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है? मैंने 2, 3, 4, 5 दिया, ये क्या है? इंटीजर्स। मैंने डबल कोट्स लिखा, मैंने कीर्ति लिख दिया। ठीक है, मैंने डबल कोट्स लिखा, मैंने यहाँ पे तनीषा लिख दिया, तो ये दोनों क्या है? स्ट्रिंग। मैंने ब्रैकेट लिया 2 + 3j लिख दिया, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक डेटा टाइप फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स, इसको हम आयोटा, आपने सुना हो मैथमेटिक्स के अंदर 2 + 3i आयोटा होता है ना? तो यहाँ पे i नहीं लिखते, यहाँ पे हम i की जगह क्या लिखते हैं? j लिखते हैं। ओके, मैंने इधर लिखा 1.2, 1.4, 1.1, ये सारी चीजें क्या हो गई? यस, फ्लोट भी फ्लोट है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो। तो हम एक चीज चेक कर रहे हैं कि हमें बोला हेट्रोजीनियस वैल्यू है, तो हमने क्या करा? थोड़ा सा हमने फ्लोट का पार्ट दे दिया, थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेटा टाइप फॉर्मेट दे दिया, थोड़ा सा हमने स्ट्रिंग का दे दिया, थोड़ा सा हमने इंटीजर का दे दिया। सो वी वांट टू चेक कि यार ये अगर चल रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है? ये हेट्रोजीनियस फॉर्मेट पे वर्कआउट कर रहा है। मैंने रन किया, ये चल गया। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैंने इसको प्रिंट कराया, lt रन करा, तो देखो सारा डेटा इसने स्टोरेज ले लिया। तो ये तो हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या है? हमारा लिस्ट है। तो हम इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं।
LT के अंदर स्टोर करे थे, हम इसका टाइप भी चेक कर लेते, हमने टाइप चेक करो तो टाइप क्या आया इसका, लिस्ट है। तो ये कंफर्म हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया तो उसका टाइप क्या लेता है, ये लिस्ट लेता है। दूसरा कंफर्मेशन हमने क्या लिया कि भाई अगर इसके अंदर हेट्रोजेनियस वैल्यू है वो भी ये स्टोरेज कर लेगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस इंडेक्सिंग इसकी अभी हम बात करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इधर 5 फिर से दिया, इधर मैंने 4 फिर से दिया। तो अभी आपने देखा कि क्या करा है मैंने, अभी डुप्लीकेट वैल्यूज दी। तो हम ये भी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करता भी कि नहीं करता। तो मैंने इसको रन करा, ये मेरा डेटा आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि 5 4 5 यहाँ पर है और 5 4 यहाँ पर है, तो डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ करता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स क्लियर हो गए कि भाई आपका डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। यहाँ तक तो चीजें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक बहुत सारी चीजें सॉर्टेड थी। हेट्रोजेनियस क्लियर, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ क्लियर। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक मिनट मेरा वो चला गया, टॉगल नंबर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, मुझे लेंथ निकालना है तो मैं कौन सा स्टेटमेंट दूंगा, len और अंडर ब्रैकेट उसके अंदर क्या दे दिया मैंने, lt। len अंडर ब्रैकेट क्या दे दिया, lt। मैंने रन करा, टोटल लेंथ 13 आया। 13 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। बट अगर लेंथ भी हमारे पास निकल आई, अब हमें रैंडम एक्सेस देखना है, लेकिन रैंडम एक्सेस से पहले हमें इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, दो फॉर्मेट में बताऊंगा। दिस इज व्हाट पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, 90% आप मुझे काम करते हो मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में ही काम कर रहा हूँ। बहुत रेयर केसेस होंगे जब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में काम कर रहा हूँ। कोई कोई टास्क मैं दूंगा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग पे होंगे, मैक्सिमम केसेस आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर कोई इंडेक्सिंग पॉजिटिव फॉर्मेट पे है तो हम उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। अब मैंने लेंथ इसलिए निकाला था क्योंकि मैं बताना चाहता था कि लेंथ ऑफ अगर कोई इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है तो उसका आखिरी एलिमेंट कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ LT माइनस 1 तक, लेंथ ऑफ LT माइनस 1 तक। पॉइंट समझे क्या, 13 तक जा रही है, जीरो से अगर स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली बात है 13 कहां कंप्लीट हो जाएगा, 12 पे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात बोली थी। तो इंडेक्सिंग समझ में, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहां से चलती है, जीरो से, और कहां तक जाएगी, जो लेंथ होगी उससे एक कम तक। मतलब इसका अगर आखिरी एलिमेंट बोलूं तो इसकी लेंथ कितनी है, 13 है। मतलब तो आखिरी एलिमेंट किसमें मिलेगा, 12 पे। और हम आखिरी एलिमेंट देखें तो आखिरी एलिमेंट कौन सा है, और पहला एलिमेंट कौन सा है, 2। अब इंडेक्सिंग से कोई डेटा रैंडमली आपको पिकअप करना है तो आपको लिखना है LT, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दे देना है क्या, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या दे, अगर मैंने बोला पहला एलिमेंट उठाना है तो कैसे उठाओगे, जीरो दे देंगे, क्या उठा के देगा, 2। अगर किसी ने बोला कि मेरे को आखिरी एलिमेंट उठाना है तो क्या लगाओ, 12। हाँ क्या बोले थे, बोलो 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 बोलो। नेगेटिव क्या करेंगे बताओ, अगर सपोज 13 माइनस 1, एक तो यह पॉइंट हो गया। सपोज आपको पता ही नहीं है लिस्ट की लेंथ कितनी है तो क्या करेंगे, तो हम बहुत सिंपल से एक स्टेटमेंट लिख देंगे इसके अंदर, लेंथ निकाल लेंगे LT की और आगे जाके क्या लिख देंगे, -1। तो पहले क्या करेगा आपको पता है, इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि लेंथ कैलकुलेट करेगा, लेंथ कितनी आएगी 30, उसमें -1 करेगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, आखिरी एलिमेंट डायरेक्टली। दिस इज आल्सो अ फॉर्मेट। अगर लेंथ मेरे पास 13 तक है तो उसकी आखिरी इंडेक्स 12 जा रही है पॉजिटिव में। अगर अभी आप यहां पे लेंथ हमारी 30 थी, -1 किया तो 12 पे आना चाहिए, 12 पे हमारा 5 था, 4 है, 12 पे 5 4 है,
नहीं, लेंथ है वो। देखो मैं इसको नीचे प्रिंट करा देता हूँ, ऊपर स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है मेरे को, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। लेंथ जब काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, अब समझना, अभी क्या निकली है, लेंथ निकली है। इंडेक्सिंग हमने बोली थी, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब 12 लगाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 13 लगाओगे तो क्या होगा, 13 लगाया तो क्या होगा, तब आपको इंडेक्स एरर आएगी। देखो आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि रेंज जो थी, इंडेक्शन जो थी, पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ तक जा रही थी, लेंथ से कम। लेंथ हमारी 13 थी, हमारे वो कहाँ तक जा रहा था, 12 तक। तो इस वजह से हमने 13 दे दिया, और 13वें नंबर की कोई इंडेक्सिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसे क्लियर बोल दिया कि इंडेक्स एरर है, और लिस्ट क्या हो रही है, रेंज से बाहर जा रही है। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। कौन सी, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम -1 टू, कहां तक जाएगी, लेंथ ऑफ माइनस लेंथ ऑफ एल टी। तो थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन है, -1 टू लेंथ ऑफ एल टी तक। सो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब अब हमारे पास, हम इसको प्रिंट करते हैं, इसको एल टी को, तो ये लिस्टिंग आ गई हमारे पास। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, माइंड फोर्थ वाला डेटा राइट साइड से चले। एक चीज और लिख देता हूं मैं इसमें, कहाँ गया, इसमें एक पार्ट और ऐड ऑन कर देता हूँ, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डेटा उठाने में दिक्कत होगी मेनली। तो ये कैसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तुम लोगों का बैच गलत टाइम पे है, नींद आती है इस टाइम पे। इस टाइम बहुत गंदी वाली नींद आती है, 2 ढाई बजे से लेके 4:30 बजे तक का बैच ऐसा लगता है क्यों चल रहा है। चलो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट का फॉर्मेट क्या हो गया, हमें चलना है कहाँ से, राइट हैंड साइड से देखना स्टार्ट। राइट हैंड साइड मतलब 4 की साइड से। पहले हम कहाँ से देख रहे थे, 2 से देख रहे थे, अभी हम कहाँ से देखेंगे, 4 से देखेंगे। तो -1 इज व्हाट, 4, ठीक है, और 2 क्या होगा फिर हमारा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ, एल टी -1 लिखा तो राइट हैंड साइड वाला डेटा उठाएगा, ये वाला। तो -1 लिखा तो ये कौन सा डेटा उठा के दे रहा है हमें, 4। अगर मेरे को 2 को पिकअप करना है तो 2 मेरा कौन सा हो गया, 13 लेंथ है हमारे पास, तो -13। अब 1 से चल रहा है तो पूरा चलेगा, 0 से चलता है तो एक कम चलता है हमेशा। तो हमने यहाँ पे लिया तो क्या दिया, 2। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, एल टी माइनस लेंथ ऑफ एल टी, तो उससे भी हमारा 2 निकला है। और अगर हमने एल टी स्क्वायर ब्रैकेट -14 लिख दिया तो क्या करेगा ये, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव इंडेक्सिंग। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इजी टास्क है, टफ टास्क नहीं है। अभी तो मैंने फंक्शन स्टार्ट नहीं करे, इसमें फंक्शंस भी अवेलेबल है।
तो ये हमारा काम हो गया। लेकिन एक पार्ट बचा, हमने दो कुछ चीजें तो देख ली, जैसे रैंडम एक्सेस हमें समझ में आ गया कि भाई इंडेक्स नंबर देख के आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो। अभी तो मैंने -1 0 ऐसे उठाया, 2 3 उठाओगे तो उठा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें यहाँ पर एक और बना देता हूँ, मैंने अगर LT स्क्वायर ब्रैकेट 5 बोला और ये मेरी लिस्ट है नीचे वाली, नीचे से देख लेना यही लिस्ट है, तो इसमें फिफ्थ एलिमेंट कौन सा उठेगा? क्या उठना चाहिए? कीर्ति, सॉरी तनीषा, हाँ सॉरी तनीषा उठेगा ना। 1 2 3 4 5 6, हाँ तो ये फिफ्थ हो जाएगा हमारा। एक काम करेंगे तो तनीषा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? फिफ्थ हो जाएगा। तो ये रैंडम एक्सेस तो आप दे ही रहे हो, इसमें भी हम चला के देख लेते हैं। हमने LT स्क्वायर ब्रैकेट -6 कर दिया, तो क्या उठाना चाहिए? -6 है मेरा। 1 2 3 4 5 6 1.2। हम इसे रन करते हैं तो यू कैन सी 1.2 लिखा करते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस क्लियर, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। और आपका दूसरा पॉइंट कहता है इंडेक्सिंग क्लियर हो गया, हेटेरोजेनियस वैल्यू स्टोर करता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जाता है। अब हमारा एक पॉइंट बचा है, कौन सा? चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या है? अब मैंने LT को प्रिंट कराया, दिस इज माय कंप्लीट LT। मैंने LT का स्क्वायर ब्रैकेट 4 किया, कौन सा डेटा उठा के दिया? कीर्ति। अब मैंने कीर्ति की जगह मेरे को कुछ और असाइन करना है, तो मैंने बहुत सिंपली लिखा LT स्क्वायर ब्रैकेट 4 इक्वल टू डबल कोट्स, क्या लिखा है? राहुल लिख देते हैं, राहुल। ठीक है, मतलब अब हमने क्या बोला? फोर्थ नंबर इंडेक्स पे क्या अपडेट कर दो? राहुल। ये हमने चला दिया। अब हम फिर से LT को रन करते हैं, तो LT में राहुल की जगह क्या आ गया? राहुल आ गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेंजेबल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ म्यूटेबल। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? डेटा टाइप्स पता करने हो, हर एक का डेटा टाइप्स पता करना है, लेकिन उससे पहले हमें लूप का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो पहले मैं लूप का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले लूप का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि फॉर आई इन रेंज। अब समझना मैं कैसे लूप का कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। बाय डिफॉल्ट रेंज में मैंने क्या दे दिया? लेंथ ऑफ LT। लेंथ ऑफ LT देने से मैंने क्या किया? मैंने बोला आई जो है वो मेरा क्या पिकअप करके देगा मुझे? क्या पिकअप करके देगा आई? हाँ जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से आ रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा? 12 तक। तो लेंथ ऑफ LT है, LT की लेंथ कितनी आएगी? 30। और रेंज कितना चलता है? एक कम। हमने इसको सिंपली चलाया, कुछ देखा क्या आया? इंडेक्सिंग टाइप का काम कर रहा है ये। अब हमें ये तो पता चल गया, हमने ऐसे चला के क्या अप्रोच बना ली, इंडेक्सिंग होनी चाहिए ऐसे। अब मेरे को पता है कि डेटा इंडेक्स से डेटा कैसे पिकअप किया जाता है, तो मैंने प्रिंट लिया LT स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अभी तक ऐसे उठा रहे थे, नंबर डाल लेते इसी में, तो हमने क्या करा? LT के अंदर क्या पास कर दिया? आई। तो जब जब हम आई पास करेंगे तो उतनी बार ये क्या करेगा? उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर्ड डेटा को पिकअप करेगा। आ गया? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, एक तरीका ये था। डेटा वैल्यू कैसे समझा? हाँ, डायरेक्ट LT लिख के तो रेंज में नहीं जाता वो रेंज में नहीं जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, क्योंकि जब डायरेक्ट LT लिखोगे तो वो डेटा मेंबर पे पॉइंट आउट करेगा आपका। अभी ये डेटा मेंबर पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लेंथ, एक नंबर ले रखा है लेंथ के बेसिस पे, और रेंज में मैंने कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, तो डिफॉल्ट वो कैसे स्टार्ट कर रहा है? उसको 0 से।
तो हमने एक सिंपल एक लॉजिक बनाया कि इधर से लेंथ का यूज करके हमने 0 1 2 3 ऐसे प्रिंट करा लिया और नीचे आई को इंडेक्स बना के उसको कॉल कर दिया। ये हमारा लॉजिक था इसके अंदर। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबिलिटी ऐसे होती है कि हमने लिखा फॉर आई इन एलटी डायरेक्ट फॉर्मेट में। अब आई इंडेक्स को पॉइंट आउट नहीं करेगा, अब आई किसको पॉइंट आउट करेगा, उसके डायरेक्टली डेटा नंबर को पॉइंट आउट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ आई को, मतलब मेरे को ऊपर वाला इंडेक्स वाला फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे को ये डायरेक्टली क्या दे रहा है, डेटा नंबर प्रिंट करके दे दे। क्लियर सर? इसमें ये एंड का क्या फंक्शन होगा? यहाँ पे जो एंड फंक्शन डाला है ये क्या है? लूप में मैंने आपको बताया था जब मैं 1 2 3 लिख रहा था, अगर मैं प्रिंट में एंड वाला स्टेटमेंट नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। हर बार प्रिंट चलेगा तो नेक्स्ट लाइन में चलेगा। और ये थोड़ा सा उल्टा होता है पाइथन के अंदर कि हमें नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें से हटाना पड़ता है। बाकी सब में हम स्लैश एन लगाते हैं या जावा में जाए तो प्रिंट एलन करके हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, एंड लगाना पड़ता है ताकि नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, सारा का सारा आपका एक लाइन में प्रिंटिंग चलता है। ओके हाँ लूप वाली है, वही लूप भी तो यूज करो। अब दूसरा पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो इनका क्वेश्चन था, इन्होंने बोला था कि अगर मेरे को सबके डेटा टाइप चाहिए तो हम दोनों से निकाल सकते हैं। दोनों से मैं नीचे वाले पार्ट को एक्सेस करके पहले बता देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं बहुत सिंपल ही यहाँ पर टाइप के अंदर आई पास कर, क्योंकि आई जो है वो यहाँ पर क्या उठा के दे रहा है, मुझे डेटा उठा के दे रहा है और मैं इसको रन करूंगा तो सबके डेटा टाइप क्लासेस आ जाएंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं मुझे ये वाला फॉर्मेट एक्सेस करना है, कौन सा, ये वाला, इस फॉर्मेट के बेसिस में मुझे डेटा टाइप निकाल के दो, तो आपको कुछ नहीं करना, हम आई के अंदर नहीं डालेंगे, हम किस में डालेंगे, एल टी ऑफ आई, क्योंकि एल टी ऑफ आई जो है वो आपका डेटा पिकअप करके देगा। तो हम यहाँ पे दे देंगे टाइप के अंदर क्या पास कर देंगे, एल टी ऑफ आई, और हम रन कर देंगे। तो आंसर सेम है दोनों के, बट प्रोसीजर अलग अलग है, मतलब प्रोसेस हमने अलग अलग किया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि सपोज मेरे पास एक एक्स, अभी मैंने फंक्शन के बेसिस पे कुछ काम नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आज बोलते ना स्क्रैच लेवल जो होता है इसका, कि आप सब लूप से चला दो सारी चीजें, आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, तो वो वाले काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली, ठीक है, तो सम मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ पोर्शन हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने x के अंदर एक न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली, न्यूमेरिकल डेटा ले लिया। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट। अब इसके सारे डेटा के सम करते हैं तो कैसे होंगे, हमारे पास दो फॉर्मेट थे लूप से डेटा उठाने के, एक आई रेंज से, एक नॉर्मल से, ठीक है। मैंने एक आरईएस वैल्यू ले ली 0, 0 में कुछ भी ऐड करते हो तो वो आइटम अपना वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो हमने इसी चीज का फायदा उठाया और यहाँ पे मैं रेंज से भी जा सकता हूँ, बट बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं डायरेक्ट चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को वैल्यू उठानी है, मैं रेंज से जाने का कोई मेरा सेंस नहीं बनेगा। तो मैंने इसको लिया और मैंने लिखा आरईएस प्लस इक्वल टू आई। अब होगा क्या, आरईएस की वैल्यू 0 है, आई सबसे पहले क्या पिकअप करेगा, 2 आरईएस के अंदर स्टोर कर देगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3, तो आरईएस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 थी, 2 प्लस 3 5। इसी तरीके से ये क्या करता रहेगा, हर एक डेटा मेंबर को ऐड ऑन करता रहेगा, किसके अंदर, आरईएस के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज कॉलन करा कॉमा करके आरईएस स्टोर, तो 28 इज माय टोटल सम। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन भी अवेलेबल होता है, मेरे पास एक डायरेक्ट फंक्शन भी है, मैंने इसके अंदर x पास कर दिया, रिजल्ट इज व्हाट 28। मतलब जो सम वाला फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हो, लूप से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, पोर्शन समझ में आया ये वाला कि आप किस तरीके से डेटा एलिमेंट को कर सकते हो।
सपोज आपके पास ये ही लिस्ट है और इसमें से कोई आपको बोलता है कि मेरे को सिर्फ, मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड आउट द इवन एलिमेंट। क्या करें? हाँ? पहले क्या लगेगा, ये तो पहले लूप लगेगा। तो पहले हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन एक्स। अब बोलो बोलो बोलो, इफ लगाएंगे, इफ एक्स, सॉरी आई जो है वो हमारा डेटा एलिमेंट है, मतलब 2 3 4 5 6 ऐसे उठाएगा, उसको कहेंगे मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम प्रिंट किसको करा देंगे, आई को, क्योंकि आई जो है वो हमारा क्या है, डेटा एलिमेंट। रन करें तो पूरे उसमें से क्या उठ के आया, 2 4 6 8। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, सम ऑफ ऑड एलिमेंट, इसका बना दो फटाफट, बना दो ना, कॉपी में बना दो। कर लेंगे और इसको डालते हैं, इसको नॉट इक्वल टू 0 लगाया और यहाँ पर हम लिख देंगे आर एस प्लस इक्वल टू आई, और हम प्रिंट करा देंगे किसको, आई को। एटी आएगा, हाँ 3 और 5 80 है, हाँ 80 आएगा। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब इस वाले प्रोग्राम्स को मैं अपलोड तो कर दे रहा हूँ, बट एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें फंक्शन वाला पार्ट खत्म कराने के बाद ये प्रोग्राम थोड़ा सा घुमा दूंगा मैं, ठीक है, घुमा दूंगा मतलब मैं बात वही कर रहा हूँ लेकिन अलग तरीके से बात पूछ रहा हूँ। वो आपको उसके मेथड्स फॉर्मेट आपको देने पड़ेंगे कि कैसे हम उस चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। और लिस्ट पे एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, उसमें कुछ सिंटैक्स लिखे होंगे, टास्क लिखे होंगे, विद कमेंट आपको उन टास्क को कंप्लीट करके देना है, ठीक है। कौन सा वाला क्लासरूम है आपका, ये वाला है ना, बोलो किसका क्वेश्चन था। सर चैट पे पिंग किया है। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ एक हेल्प चाहिए थी असाइनमेंट से, प्रिंट ऑल अल्फाबेट्स यूजिंग व्हाइल लूप। यूजिंग व्हाइल लूप, क्या वो यूज कर लो, कैर और ओआरडी। वो कैरेक्टर वाला जो फंडा है सर, वो समझ नहीं आ रहा मुझे, चल कैसे रहा है वो। कौन सा क्वेश्चन है, मतलब बना रखा है, हाँ बना रखा है सर। चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो एक चीज समझना, एक हमारे पास फंक्शन होता है सी एच आर, सी एच आर के अंदर मैंने अगर 65 लिखा तो ये मुझे आउटपुट देता है क्या, कैपिटल ए, ठीक है। ओ आर डी क्या होता है, ओ आर डी के अंदर मैंने कैपिटल ए पास किया तो ये मेरे को देता है उसका ऐसा। तो व्हाइल लूप आपने लगाया और आपने बोला 65 इज लेस देन इक्वल टू 90 कॉलन मेरे को प्रिंट कराना है,
तो मैंने इसके अंदर एक CHR फंक्शन लगाया और उसके अंदर क्या पास कर दिया, सॉरी इनिशियलाइजेशन दिया ही नहीं मैंने, जिससे चलेगा, ये मैंने आई दिया और CHR के अंदर आई पास कर दिया एंड इक्वल टू डबल कोट्स, आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सो इसमें हो क्या रहा है, CHR जो होता है वो कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर दोगे उस पे एग्जिस्ट अल्फाबेट को देता है, ठीक है। तो ऐसा कोड होते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर जो पहले से ऑलरेडी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। आपको उनके बेसिस पे आप जब भी कोई वैल्यू एंटर कर रहे हो, कैपिटल A 1 2 3 कुछ भी एंटर कर रहे हो, तो वो उसी फॉर्मेट पे वो एंटर होके जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट कि हमने CHR यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर हमें नंबर्स निकालने के लिए बोला जाता है तो हम सारा सिस्टम ORD में लगा देते हैं। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो ये CHR की वजह से क्या करेगा, हर बार जो ASCII कोड की रेंज आ रही है उसके बेसिस पर वो उनके कैरेक्टर्स को प्रिंट करता हुआ चलेगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब इसमें चेंजेस आ सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली फिक्स्ड, इसको आप ना चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्लियर हुआ, ये फंक्शनलिटी रहती है इसके पीछे, जिस तरीके से ये वर्कआउट करेगा पूरा, ओके। और कोई डाउट? आप इसको फॉर लूप में भी ले सकते हो बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्रिंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस ये कैरेक्टर वाला जो था ना सर, यही नहीं क्लियर हो रहा था। हाँ, इसमें कैरेक्टर फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से बनता है, बाकी इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं है इसमें। आपको स्मॉल ABCD लगानी है तो 65 की जगह 97 to 122 तक ले, तो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो कल रखनी है, यस और नो बता दो। हाँ सर रख लेते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं आगे कराऊंगा, मतलब मैं फंक्शन वाला पार्ट बता दूंगा, लिस्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सब लोग प्लीज अवेलेबल रहना, ओके ओके, थैंक यू, बाय।